want of quorum. So or for any other reason. ये सिर्फ यही नहीं है, मैं इसी को कह रहा हूँ। want of quorum हो, जब आप पूरा पढ़ लें। जी जी, आप पूरा सर मैं पढ़ा हुआ है। तो मैं लॉयर हैं, मैं वकील हैं खुद। जी हाँ, extreme circumstances में होता है। जी प्लीज पूरी बात कर लूँ, है ना? To increase temporary number of judges के ज़्यादा होने चाहिए, है ना? तो 3 साल से ज़्यादा पुराना रिटायर्ड आदमी नहीं हो, है ना? मगर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आर्टिकल 187 क्लॉज 2 के अंदर है कि जो डिक्रीज हैं, जो कोर्ट की डिक्रीज हैं, वो इम्प्लीमेंट होंगी और आखिर में 190 के अंदर एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बन रही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने स्विस अदालत के अंदर कुछ केसेस को खोलने के लिए कहा, तो उसके अंदर आइन ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इससे लाइसेंस ले रही है चीज़ों का। अच्छा, ये एक बैलेंस है, ये एक बैलेंस है जो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान स्ट्राइक होगा, हो नहीं गया। और आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है दैट इज द फाइनल से। मैं इसमें गुजारिश करूँ, अलवी साहब की बात दुरुस्त है, लिटरली पढ़ लें इसको। देखें, जब ये बहस शुरू हुआ कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, तो हम फौरन चले गए अल जहाद ट्रस्ट में, ठीक है। उस केस का हमने जो है वो बुनियाद बनाई, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जी सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को आपने क्यों नहीं फॉलो किया, तो हमको अभी तक उसका कोई रीजन्ड इन्फॉर्म्ड कोई आंसर नहीं मिला है। देखें, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, अगर कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिसकी नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो उसका भी दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे ही होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहती रही है, बेताशा हजारों केसेस पड़े हुए आपको जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल सर्वेंट्स जीतते हैं, उसमें हमेशा प्रिंसिपल ये होता है कि जी सीनियरिटी कम फिटनेस को एक्सेप्ट किया जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजेस को अपॉइंट करने जा रही है, उनको एलिवेट करने जा रही है, तो फिर वहां पे आखिर कौन सी ऐसी कंटिजेंसी थी जिसकी वजह से आपने इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, जो ये कह रहे हैं अलवी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है जब जजेस को, आपको एक एडॉक जज को दोबारा रखना पड़ता है, क्योंकि वो इनएविटेबल होता है, इंडिस्पेंसिबल होता है, उसकी जो एक्चुअल नीड होती है वो इन सपोर्ट ऑफ द कोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब ये तो एक सीधी सी, मैं तो नहीं समझता, इस पे भी अगर कोई समझते हैं। बट मुझे इसमें एक और बात, क्योंकि आपने कहा कि आप नहीं समझते, मुझे एक और बात बताइए। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जस्टिस रमदे साहब को मिन्नतें करके राजी किया गया कि वो एडॉक जज बने। आप खुद वकील हैं, क्या ऐसा क्राइटेरिया है, क्यों इतनी मिन्नतें करनी पड़ी? क्या कोई बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं रमदे साहब? मेरे इल्म में नहीं। बहुत इज्जत है रमदे साहब के लिए, खासतौर पर इस लॉयर्स मूवमेंट के दौरान उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। लेकिन बात यह है, ये रमदे साहब के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि रमदे साहब अगर ऑनरेबली रिटायर करना चाहते हैं तो उनको एडॉक जज बना के कंट्रोवर्शियल एक स्टेप के जरिए उनको दोबारा लाना बजाते खुद जो है एक क्वेश्चन मार्क बनेगा उनकी फ्यूचर की। मैं समझता हूं कि मतलब उनकी जो पूरा रोल रहा है जुडिशियल, जो उनकी जो पूरी सर्विस रही है। मसला ये है कि ये टाइम आ गया है जब हम डिस्कशंस खत्म कर रहे हैं, ये टाइम आ गया है जब हम चाहते हैं कि हम रूल्स को फॉलो करें, प्रोसीजर्स को फॉलो करें, हम माइन्यूटली रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करें। अब जब आप रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आइन को क्या रूल ऑफ लॉ के लिए इंटरप्रेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ के लिए इंटरप्रेट नहीं कर रही है और वहां एक्सेप्शंस क्रिएट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि अभी रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने का वक्त अभी शायद नहीं आया है। और प्रिसाइसली आपका जो मैनिफेस्टो है, जब जुडिशरी की आज़ादी की बात करता है तो रूल ऑफ लॉ ही की बात कर रहा है। बिल्कुल आवाज में लिखा हुआ एक सेकंड पॉइंट है आपके मैनिफेस्टो का। तो आपके ख्याल में जिस किस्म की भी आइन की इंटरप्रिटेशन की है जुडिशरी ने, दैट इज रूल ऑफ लॉ? कुछ पर्सनल चीजें नहीं नजर आई आपको? मैं आपके सामने एक बात ये करता हूँ कि पर्सनल बायसेस हमेशा आते भी रहेंगे और ये कौम का और पार्लियामेंट का काम है कि उसको पॉइंट आउट करे, क्योंकि इंसान है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम इंसान पर्सनल बायसेस से निकल सकते हैं। मैं आपके सामने एक प्रोपोजल रखना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर, कि जो सज्जाद अली शाह साहब का जो जजमेंट था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अच्छा उस एतबार से इस कोर्ट ने उस एतबार से नहीं किया क्योंकि सीनियरिटी को ओवरलुक किया, मिसाल के बाद की कुछ जजमेंट्स। अच्छा, लिहाजा पार्लियामेंट इसको अब देखकर कुछ करना चाहती है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर चार्टर और डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ मंजूर है तो दो पार्टीज के दरमियान एक बात पर इश्तराक है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी कुरानी सहीफा हो कि उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि ये वकील हैं, कोई आदमी कोर्ट में दोबारा जाए, क्योंकि देखो जो जस्टिस सज्जाद अली शाह की चीज़ को इंटरप्रेट ये कोर्ट कर रही है तो उससे कहीं हट भी रही है, तो लिहाजा कोर्ट का एक अपना 188 के अंदर
आर्टिकल 188 के अंदर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुन लीजिए आप, इसके अंदर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट और मेड बाय इट। तो मैं इस कहता हूं कि कोई अपील कोर्ट में जानी चाहिए ताकि उनका इंटरप्रिटेशन ऑन दिस इशू क्या है, क्योंकि वो सज्जाद अली शाह साहब के मामलात को भी पूरा इंटरप्रेट नहीं कर रही, उसमें भी चेंज कर रही है। अब जब पार्लियामेंट इंटरप्रेट करने जा रहा है तो मैं ये भी चाहूंगा कि जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन दोबारा है। आई हैव टू वाइंड अप बिफोर दैट, क्योंकि जिस दिन ये फैसला वापस लिया एग्जीक्यूटिव ने कि हाँ जी ठीक है, आई मीन अपना मोहर लगा दी, पीछे गई कन्फ्रंटेशन से कि हाँ जी हम मानते हैं, हम अदलिया की बात मानते हैं, और एग्जीक्यूटिव पीछे गया, तो तारीखी दिन का नाम दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज ने, पीएमएलएन ने, खुद जुडिशरी की तरफ से ये बात की गई कि जी बड़ा तारीखी दिन। आप समझते बहुत सारे जजेस की तकर्री का मामला हो, आइन की इंटरप्रिटेशन में फर्क हो और अभी तक डिस्प्यूटेड है। आसमा जहांगीर साहब 62 साल बाद, समझते बड़ा तारीखी दिन था। 62 साल बाद है ना, जब वो मुसलसल अदालत को थप्पड़ मारे गए और हटाया गया और रखा गया और सब कुछ किया गया, 62 साल बाद मैं आई कैन थोड़ी देर के लिए मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ कि जुडिशरी अपने 30 सेकंड्स। देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, सज्जाद अली शाह केस में अगेन एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया गया कि उस जजमेंट जो सज्जाद अली शाह ने जजमेंट दी, जिसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को उन्होंने अपहोल्ड किया, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया गया। एक सिटिंग जज को अनसीट किया गया, जबकि आप सज्जाद अली शाह साहब खुद भी सीनियर नहीं थे। एग्जैक्टली उन्होंने यही केस सीनियरिटी प्रिंसिपल को इतना सेंटिफाई किया गया कि उनको अनसीट करना पड़ा। उनको अपनी मतलब सीट छोड़ के वो घर जाके बैठ गए अनसेरेमोनियसली। और यहाँ पे यानी एक चीफ जस्टिस को आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बेसिस पे हटा दिया और आपने उसको लेजिटिमाइज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में डिसीजन भी आ गया कि हाँ ये बिल्कुल सही हुआ है। और फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। तो अब मुझको बताएं कि किस तरह रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा। अच्छा, और घर जाने का आप कह रहे हैं कि खुद जैसे सज्जाद अली शाह साहब की बात कर रहे हैं। जी, सज्जाद अली शाह, ये तो कहा गया ना इस जजमेंट में कि जी चीफ जस्टिस साहब की हद तक जो है एक अलग मामला है और जो तकर्रियां हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वो एक अलग मामला है। वो भी आपने डिस्क्रिमिनेट किया ना। बट आई हैव टू वाइंड अप दिस। एक मिनट, इसमें सिर्फ ये मैं गुजारिश करूं कि चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिस में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक डिफरेंस होता है, अदरवाइज दे आर ऑल पीयर्स। एक लाइन है आर्टिकल 177 की जिसके अंदर सारा कंफ्यूजन शैल बी अपॉइंटेड जजेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। एक लाइन के इंटरप्रिटेशन में इतनी जगह आर्टिकल 260 की वजह से बाइंडिंग हो गई है ना, अदरवाइज कंसल्टेशन का मतलब कंसल्टेशन होना चाहिए ना, बाइंडिंग नहीं। आई रिकमेंड द सुप्रीम कोर्ट टू रिविजिट। डॉक्टर अलवी साहब, शाहबाज साहब, आप दोनों साथ शो में बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन टाइम से ऊपर ही चले गए हम। shahzeb@businessplus.tv में लीडर्स आपकी स्क्रीन पर है, shahzeb@businessplus.tv हमारा फेसबुक पेज का एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज़लैंड प्लस पे शाहज़ेब खानज़ादा। आप देखते रहिए बिज़नेस प्लस।